आज हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ मनी का चर्चा किया था। इवोल्यूशन ऑफ मनी में हम लोगों ने मनी के अलग अलग स्वरूपों को देखा था, जिसमें एक जो सबसे अपडेटेड स्वरूप था वो था डिजिटल करेंसी। अब डिजिटल करेंसी एक्चुअल में कैसे काम करता है, उसके लिए हम लोग को यह जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या है, ईपीएस क्या है। ईपीएस अगर हम लोग समझ पाएंगे तो हम लोग को यह समझ में आएगा कि किसी भी डिजिटल करेंसी के काम करने के पीछे बैक स्टेज में जो लोग काम करते हैं, बैक परफॉर्मर जो होते हैं, जिस कारण हम लोग डिजिटल करेंसी का यूज इतनी आसानी से कर पाते हैं, उस बारे में हम लोग जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में हम लोग आगे बढ़ते हुए इसके विभिन्न स्वरूपों को जानने की कोशिश करते हैं। इसमें कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम काम करता है, इसके पीछे कौन कौन शेयर ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, और कैसे पूरा का पूरा डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है वो काम करता है, कैसे हम लोग यूपीआई का यूज करते हैं। इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का सबसे पहले तो हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि क्यों इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम लाया गया। तो जाहिर सी बात है, जो डिजिटल करेंसी है उसको मद्देनजर रखते हुए एक पूरे के पूरे सिस्टम को क्रिएट करने की आवश्यकता थी, ताकि डिजिटल पेमेंट पूरा काम कर सके। इसके पीछे कौन जो लोग काम कर रहे हैं वो उसको सिक्योरिटी प्रदान कर सके, हमारा डिजिटल पेमेंट कहीं से किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम की स्टार्टिंग की। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि एक इसमें हम लोग यहाँ देखें, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, इस सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम एंड इट्स सिक्योरिटी सर्विसेज। तो सबसे पहले डिजिटल पेमेंट जो हम लोग कर रहे हैं वो कितना सिक्योर है, इसको हम लोग को जानना जरूरी है। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के द्वारा हम लोग के डिजिटल पेमेंट को सिक्योर किया गया। दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा है टू ब्रिंग आउट सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन टू अप्रूव इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। तो ये मतलब हमारे जो फिजिकल करेंसी है उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप देने का काम किया गया है। और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन। जो हम लोग अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे हम लोग गूगल पे के द्वारा, पेटीएम के द्वारा, पे फोन के द्वारा, और इवन हम लोग बैंक में आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस वगैरह वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं, वो सारा का सारा जो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत आता है। और ये सारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जो काम करता है, इसके पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उसको हम लोग एनपीसीआई के नाम से जानते हैं। एनपीसीआई के द्वारा ये सारा का सारा चीज़ परफॉर्म किया जाता है। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। तो ऑब्जेक्टिव्स तो सिंपल आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्टिव्स हमारा जो है वो सिर्फ यह बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, वो बिल्कुल सेफ और सिक्योर हो। तो इस सेफ्टी और सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के द्वारा और एनपीसीआई के द्वारा एक सिक्योरिटी प्रदान किया जाता है। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव्स के बाद अगर आगे बढ़े तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि क्या है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को अगर हम लोग जानने की बात करें तो सिंपल सा चीज़ है ये। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में बेसिक जो आवश्यकता है जो हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहली ज़रूरत जो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की वो है कि मनी को हम लोग को ट्रांसफ़र करना होता है। और ये मनी ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो एक जो मेन मीडियम है वो है हमारा इंटरनेट। बिना इंटरनेट के हम लोग किसी भी प्रकार के मनी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो पहला इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है उसमें हम लोग मनी ओवर द इंटरनेट हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरा जो हम लोग का ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम रहा है या हम लोग यूज़ करते रहे हैं, वो हमारा ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम अभी भी वर्तमान में भी काम कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये हमारा ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम खत्म हो गया है। वो है चेक, क्रेडिट कार्ड और कैश। हम लोग चेक का इस्तेमाल विभिन्न बैंकों में करते हैं पेमेंट देने के लिए, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, कैश का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग अगर बात करें क्रेडिट कार्ड की, तो क्रेडिट कार्ड
को आप सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड किस सिस्टम में आता है, क्या ये ट्रेडिशनल सिस्टम है, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है। तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं ये ट्रेडिशनल सिस्टम के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के थ्रू भी आता है। ये क्रेडिट कार्ड जो है प्लास्टिक मनी के रूप में काम करता है, और कहीं ना कहीं इसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इवन इंटरनेट, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हाँ, इसमें आपका पर्सनल इंटरनेट भले यूज़ नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का पार्ट हो जाता है। इसे ट्रेडिशनल पेमेंट में रखना हमारे हिसाब से उचित नहीं होगा। चलिए, अब इसके बाद हम लोग जो मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है उसकी बात कर लेते हैं। तो मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में हम लोग अगर देखें तो हम सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैश है, दूसरा सॉफ्टवेयर वॉलेट है, तीसरा स्मार्ट कार्ड है जिसके अंतर्गत क्रेडिट कार्ड आ रहा था, और चौथा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है। तो इन सारे मेथड से हम लोग क्या करते हैं कि अपना पेमेंट करते हैं। तो ये सारा जो मेथड है, इलेक्ट्रॉनिक कैश बोले, सॉफ्टवेयर वॉलेट्स बोले, इलेक्ट्रॉनिक कैश का उदाहरण या सॉफ्टवेयर वॉलेट्स का उदाहरण तो आपके सामने कई सारा है, हो सकता है जैसे हम लोगों ने चर्चा किया पेटीएम वगैरह, वो सब सॉफ्टवेयर वॉलेट का ही उदाहरण हो सकता है। स्मार्ट कार्ड्स में क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, ये सारे कार्ड आते हैं, EMI कार्ड्स। तो ये सारा पेमेंट सिस्टम हमको लगता है कि आप लोग वेल नोन है, आप लोग जानते हैं इन चीज़ों को। डेफिनेशन की बात करें तो हो सकता है आगे पीछे, लेकिन आप इसके यूज़र हैं तो इसे बहुत ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, तो सबसे पहले EPS जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, उसमें क्या क्या काम करता है। तो या हम लोग डेली यूज़ में EPS कैसे यूज़ कर पाते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को। तो इसमें कई सारा उदाहरण आप देख रहे हैं। पहला उदाहरण है ऑनलाइन रिजर्वेशन। हम लोग किसी भी चीज़ की जो रिजर्वेशन करते हैं, जैसे पहले रेलवे रिजर्वेशन होता था, अब तो बसेज रिजर्व की जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारा चीज़ है जो ऑनलाइन रिजर्वेशन के थ्रू आता है। तो ये ऑनलाइन रिजर्वेशन कहीं ना कहीं कम्प्लीटली EPS का एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है ऑनलाइन बिल पेमेंट। ऑनलाइन बिल पेमेंट हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल का हो या फिर टेलीफोन बिल हो। आजकल तो हॉस्पिटल्स, दुकान, सारी चीज़ों में हम लोग ऑनलाइन बिल पेमेंट करते हैं। तो ये सारे ऑनलाइन बिल पेमेंट जो है EPS के थ्रू ही कर पाते हैं। तीसरा, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेसिंग। अभी जैसे हम लोग जितना ई कॉमर्स का साइट देखते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा वगैरह वगैरह, ये सारे जो प्रोडक्ट सेलिंग साइट्स हैं, ई-कॉमर्स साइट्स हैं, उस पर हम लोग जो भी ऑर्डर प्लेस करते हैं वो कहीं ना कहीं EPS के थ्रू ही काम करता है। चौथा एक और एग्जाम्पल हो सकता है, वो है ऑनलाइन टिकट बुकिंग। ऑनलाइन टिकट बुक हम लोग करते ही हैं, डेली यूज़ में आप हम करते हैं। तो इस सब चीज़ को जो कर रहे हैं, तो इन सब के पीछे, इन सारे एग्जाम्पल्स के पीछे जो काम कर रहा है वो है EPS, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। बिना इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के ये सारा कुछ पॉसिबल नहीं था। अब हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए हम लोग का जो अगला पॉइंट है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है टू स्टोरेज मेथड्स। तो टू स्टोरेज मेथड्स क्या होता है? तो टू स्टोरेज मेथड्स में हम लोग जैसे हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो वो ऑफलाइन है, और अभी प्रेजेंटली जो EPS सिस्टम की बात कर रहे हैं वो ऑनलाइन है। तो ये दोनों मेथड जो है आपका टू स्टोरेज मेथड्स हो सकता है। मतलब इसके थ्रू हम लोग के सारे डॉक्यूमेंट्स, डाटा वगैरह का स्टोरेज किया जा सकता है। इसको अगर हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पहला लिखता है हमारा, इंडिविजुअल डज नॉट हैव पोजेसन पर्सनली ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश। तो आप समझ सकते हैं कि क्या है यहाँ पे, कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफ़र जरूर करते हैं, हमारे पार्ट से पैसा किसी और के पास चला जाता है, किसी और के पास से किसी और के पास चला जाता है, पैसे का ट्रांसफ़र होता रहता है, किंतु हम लोग के पास फिजिकली कोई कैश नहीं होता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ डबल स्टोरेज हो गया। एक क्या, एक तो हमारे पास जो पैसा था वो पैसा निकल गया, पैसा निकल के किसी और के पास में चला गया। हम लोग को मैसेज के थ्रू ये मैसेज आ गया कि हमारे पास से पैसा निकल चुका है, अगले को पैसा जा चुका है। तो हमारे पास एक डाटा स्टोर हुआ कि मेरा ये पैसा आ चुका है। लेकिन फिजिकल फॉर्म में ये कहीं ना कहीं हमारे बैंक में, हमारे अकाउंट में ये पैसा निकल रहा है या जा रहा है। तो आपका क्या हुआ कि ऑनलाइन EPS में आपका एक जगह पे स्टोरेज दिखा रहा है, दूसरा स्टोरेज क्या है, वहाँ जो बैंक में फिजिकल ट्रांसफ़र हुआ है वो दिख रहा है।
तो कहीं ना कहीं टू स्टोरेज मेथड्स इसमें काम करता है। दूसरा है ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। इसमें टू स्टोरेज मेथड में क्या होता है कि एक थर्ड पार्टी काम करती है, और यही थर्ड पार्टी आपके पूरे ईपीएस सिस्टम को रन और रेगुलेट करती है। तो थर्ड पार्टी में जैसे ऑनलाइन बैंक हो गया, होल्ड कस्टमर्स हो गया, कैश अकाउंट्स हो गया, तो ये सारी थर्ड पार्टी है। मतलब हम राम पैसा ले रहा है, श्याम को पैसा दे रहा है, और राम जैसे ही पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है श्याम को, तो कहीं ना कहीं जो वो अपने नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहा है, आईएमपीएस के थ्रू पैसा भेज रहा है, आरटीजीएस के थ्रू, एनईएफटी के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है, या फिर डिफरेंट वॉलेट्स के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये जो वॉलेट रन कर रहे हैं, ये जो बैंक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं हमारे और आपके राम और श्याम के बीच में थर्ड पार्टी का काम करती है। तो निश्चित रूप से बिना थर्ड पार्टी के ईपीएस संभव नहीं है। अब हम लोग आगे और बढ़ते हुए ऑफलाइन की बात करें, तो ऑफलाइन में क्या है, कस्टमर होल्ड्स कैश ऑन स्मार्ट कार्ड और सॉफ्टवेयर वॉलेट। कस्टमर का कैश कहाँ होता है, तो स्मार्ट कार्ड में, किसी डेबिट कार्ड में, किसी क्रेडिट कार्ड में जमा होता है, या फिर हमारे जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर वॉलेट है, पेटीएम, पेफोन वगैरह, उसमें हमारा कैश स्टोर्ड रहता है। सेकेंड पॉइंट है फ्रॉड एंड डबल स्पेंडिंग रिक्वायर्ड टेम्पर प्रूफ इंक्रिप्शन। टेम्पर प्रूफ इंक्रिप्शन का मतलब क्या है कि हमारा जो डाटा होता है कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी के द्वारा इंक्रिप्टेड होता है। इंक्रिप्टेड का मतलब वो सुरक्षित रखा जाता है। ये डाटा जो है, आपका जो भी महत्वपूर्ण डाटा है, वो कहीं ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। आपका आपके अकाउंट में, आपके पैसे में, वॉलेट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, वो थर्ड पार्टी को पता नहीं चल पाता है। इवन आपके जैसे आप एक बैंक से अगर एसबीआई से इलाहाबाद बैंक में, इंडियन बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो एसबीआई से आप, एसबीआई को चूंकि आपका अपना अकाउंट है, तो एसबीआई को आपके पैसे के बारे में, आपके डाटा के बारे में पता है कि आपने सब कुछ कितना पैसा डाला हुआ है, आपका सारा आधार, पैन, सब सारा कुछ उससे लिंक है, तो उससे पता है। लेकिन जैसे ही आप इंडियन बैंक को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो इंडियन बैंक को सिर्फ ये पता चलता है कि इतना पैसा इस अकाउंट से इस अकाउंट में आया, बाकी आपका कोई भी डिटेल्स ये थर्ड पार्टी उसको नहीं देता है। तो ये एक बहुत मेजर पॉइंट है जिससे कि आपका डाटा थर्ड पार्टी के द्वारा कंप्लीटली इंक्रिप्टेड होता है, पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है। और तो आप लोगों ने देख लिया कि ये टू स्टोरेज मेथड कैसे काम करता है। जैसे आपका फिजिकल फॉर्म में भी पैसा पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आपको रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट बैंक्स में, वॉलेट्स में। और दूसरा, आप मैसेज के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉनिकली आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, हमारा पैसा ट्रांसफ़र हो गया है। अब टू स्टोरेज मेथड के बाद हम लोग आगे जो चर्चा करने वाले हैं, वो है हमारा ये टाइप्स ऑफ ईपीएस, कैसे ईपीएस काम करता है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ ईपीएस में अगर देखें तो 4 महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ दिख रही है। पहला हमारा है ई कैश, दूसरा है ई वॉलेट्स, तीसरा स्मार्ट कार्ड्स, और चौथा क्रेडिट कार्ड्स। ई कैश, ई कैश एक बड़ा क्वेश्चन अभी बन रहा है, क्योंकि ई कैश, ई रुपया के थ्रू अभी आरबीआई ने अनाउंस किया है। हम लोग इसका कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल पहले से कर रहे हैं, लेकिन अब जो हमारा ई कैश आने वाला है, वो ऐसा कैश है, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 100 करोड़ रुपया हो, तो 100 करोड़ रुपया हमारे अकाउंट में, हमारे वॉलेट में हमारे पास पड़ा हुआ है, तो उसको हम कभी भी 100 करोड़ को फिजिकल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लेकिन आरबीआई का जो नया गाइडलाइन आया है, उसमें ई कैश को लाने की बात हो रही है, तो इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉनिकली ही दिखेगा। खैर, अभी वर्तमान में हम लोग जो ई कैश की बात कर रहे हैं, तो ये कन्वर्टेबल है। ई कैश को कभी भी आप फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट ईपीएस का टाइप है, वो है ई वॉलेट्स। ई वॉलेट्स जो कि आप यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट लोगों के स्मार्टफोन्स में अलग अलग वॉलेट्स भरे हुए हैं, और उस वॉलेट में हम लोग बैंक के थ्रू कुछ अमाउंट डालकर रखते हैं, और वो हमारा बिल्कुल फिजिकल वॉलेट जो होता है, जो हम लोग अपने पॉकेट में रखते हैं, उसी तरह से काम करता है, लेकिन काफ़ी सेफ और सिक्योर होता है। इस ई वॉलेट को आप अपने बिना पासवर्ड के थ्रू ही उसे खोल सकते हैं। आपके ई वॉलेट को कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता है। तो ये सारी सिक्योरिटी ई वॉलेट्स में ईपीएस के थ्रू प्रदान की जाती है। हमारा तीसरा है स्मार्ट कार्ड। तो स्मार्ट कार्ड में का उदाहरण आपका वही डेबिट कार्ड, ईएमआई कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो सकता है।
और तीसरा है क्रेडिट कार्ड। स्मार्ट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्मार्ट कार्ड में सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब आता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड क्या है, वो आपको एक लिमिट प्रदान करता है बैंकों के द्वारा, जिसमें कि आपका पैसा नहीं होता है। बैंक आपको एक सुविधा प्रदान करता है कि आपके पास पैसा अगर नहीं भी है तो 50,000, 1 लाख, तो आपके क्षमता के आधार पर एक लिमिट देता है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और 40 से 50 दिनों के अंदर में उसे फिर क्रेडिट कार्ड्स को रीपे कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्रेडिट कार्ड की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग मुख्य रूप से ईपीएस की चर्चा कर रहे हैं। तो ईपीएस के थ्रू इन चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है। क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ईपीएस के थ्रू ही निकलता है, आता है, जाता है। स्मार्ट कार्ड में, ई वॉलेट्स में, इन सारी चीज़ों में ईपीएस के थ्रू ही सारा कुछ आता जाता रहता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है वो है ई कैश के बारे में कुछ और जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो ई कैश के बारे में जो अगली जानकारी है हमारी वो है अ सिस्टम दैट अलाउज अ पर्सन टू पे फॉर गुड्स और सर्विसेज बाय ट्रांसमिटिंग अ नंबर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो हम लोग ई कैश में क्या करते हैं? ई कैश में करते हैं कि हम लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हैं अपने वॉलेट्स के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा, इंटरनेट बैंकिंग से, या किसी भी तरह से पेमेंट पोर्टल से। तो क्या होता है कि हमारे वॉलेट से एक मैसेज निकलकर सामने वाले के वॉलेट में चला जाता है कि हाँ आपको इतना पैसा चला गया। हमें मैसेज आ जाता है कि आपके यहाँ से 10 रुपये डेबिट हो गए, अगले को मैसेज आ जाता है कि आपके पास 10 रुपये क्रेडिट हो गए। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में यह पैसा चला जाता है। ठीक है, तो अ सिस्टम अलाउज अ पर्सन टू पे गुड्स और सर्विसेज बाय ट्रांसमिटिंग अ नंबर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू। तो एक डाटा जाता है, एक नंबर जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन में। तो इसमें एक सिर्फ डाटा जा रहा है, इसमें बाकी कुछ आपके और हमारे बीच में फिजिकल फॉर्म में कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, ये कन्वर्टेबल जरूर है, आप इसको कभी भी फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने बैंकों के द्वारा। जो दूसरा पॉइंट है, लाइक द सीरियल नंबर और रियल करेंसी नोट्स द ई कैश नंबर्स आर यूनिक। तो आप देखेंगे जैसे ही आप पैसा ट्रांसफर करते हैं तो एक सीरियल नंबर, एक मैसेज आता है और उसमें मेंशन किया होता है कि ये आपका ट्रांजैक्शन आईडी है। जैसे ट्रांजैक्शन, इस आईडी के द्वारा अगर किसी भी प्रकार की फ्रॉड फर्जरी होती है, या आपको लगता है कि पैसा तो ट्रांसफर हुआ लेकिन मेरे अकाउंट से कटा और सामने वाले को नहीं मिला, या फिर उनको भी उनके पास ये मैसेज आता है, ट्रांजैक्शन आईडी जाती है लेकिन उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं होता है, तो उस स्थिति में इस ट्रांजैक्शन सीरियल नंबर से आप बैंक से या फिर ये पेमेंट सिस्टम के जितने भी कर्मचारी हैं उनसे संपर्क करके और इसके बारे में पता कर सकते हैं, इसे ढूंढ सकते हैं, या फिर से पैसे को क्रेडिट करवा सकते हैं, या फिर अपने अकाउंट में रिवर्स करवा सकते हैं। तो ये नंबर बड़ा ही यूनिक होता है और ये नंबर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक ही होता है, जिससे कि आपको आपके पेमेंट सिस्टम को बहुत बड़ी सिक्योरिटी मिलती है। और तीसरा जो पॉइंट है हमारा है, दिस इज इशूड बाय अ बैंक एंड रिप्रेजेंट स्पेसिफिक सम ऑफ रियल मनी। तो निश्चित रूप से हम जब पैसा ट्रांसफर करते हैं तो एक नंबर तो क्रिएट होता ही है, लेकिन नंबर क्रिएट होने के साथ साथ क्या होता है कि हम कितना पैसा दे रहे हैं। तो वो पैसा कितना दे रहे हैं वो बिल्कुल मेंशन होता है उसमें कि इस सीरियल नंबर में के थ्रू कितना पैसा गया है, किसको गया है, देने वाला कौन है, इसके पीछे ईपीएस में कौन कौन बैंक वर्क कर रही है, थर्ड पार्टी का रिस्पॉन्स क्या, ये सारा कुछ मेंशन होता है। इट इज एनोनिमस एंड रीयूजेबल। तो ये जो हमारा लास्ट पॉइंट है, इट इज एनोनिमस एंड रीयूजेबल। तो इसका मतलब क्या है कि आप इस पैसा को फिर से ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ए ने बी को ट्रांसफर किया, बी सी को ट्रांसफर किया, सी फिर से हो सकता है ए को ट्रांसफर कर दे। तो जैसे कि हम फिजिकल करेंसी एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, तीसरे हाथ से चौथे हाथ घूमती रहती है, उसी प्रकार से ये भी एनोनिमस, ये समाप्त नहीं होती है, रीयूज कर सकते हैं, बार बार रीयूज कर सकते हैं। और इस प्रकार से ई कैश को आप, हमको लगता है कि समझ गए होंगे कि ई कैश है क्या। ई कैश को अगर फिर से हम लोग देख लें तो सिंपल हम लोग समझ लें कि ये क्या होता है, एक डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है, दूसरा कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर में जाता है, और इस प्रकार से लोग एक दूसरे को पेमेंट करते रहते हैं, रिसीव करते रहते हैं। उसके अलावा ये रियल करेंसी नोट, ई कैश नंबर्स
इसका यूनिक होता है। आप इसी ट्रांजैक्शन नंबर के थ्रू आप अपना अगर किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप अपने बैंकों के द्वारा थर्ड पार्टी से आप समझ सकते हैं कि मेरा पैसा कहाँ गया, क्यों नहीं गया, अगर किसी तक नहीं पहुँचा तो उसको आप रिकवर कर सकते हैं। और ये एनोनिमस और रीयूजेबल होता है, मतलब कि पैसे को जैसे आप एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, तीसरे हाथ से चौथे हाथ देते हैं, उसी प्रकार से आप अपने ये जो अमाउंट आपके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज के थ्रू आया है वो उसको फिर तीसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, चौथे को पे कर सकते हैं, पाँचवें को पे कर सकते हैं। तो ई कैश के बारे में और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कैश सिक्योरिटी। तो निश्चित रूप से हम लोग जब मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं तो ये एक नई चीज़ रही है, तो लोगों के मन में इसके सिक्योरिटी को लेकर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखें तो कैसे सिक्योरिटी प्रदान करता है, कैसे एक विश्वास क्रिएट करता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश सिक्योरिटी में अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कैश सिक्योरिटी में अगर हम लोग देखें तो पाएंगे कि कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम प्रिवेंट डबल स्पेंडिंग, एनोनिमिटी इज प्रिजर्व्ड अनलेस डबल स्पेंडिंग इज अटेम्प्टेड, और तीसरा है सीरियल नंबर कैन अलाउ ट्रेसिंग टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। अब हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो सीरियल नंबर क्रिएट होता है, जो ट्रांजैक्शन आईडी क्रिएट होता है, उसमें हम लोग किन चीज़ों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या मनी लॉन्ड्रिंग का जो चक्कर है उससे हम लोग बच सकते हैं। फिजिकल करेंसी में कितना पैसा ट्रांसफ़र किससे कहाँ हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग ट्रैक नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम लोग कहीं ना कहीं अगर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के थ्रू पेमेंट करते हैं तो क्या होगा कि ईजिली सबको पता चल जाएगा कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, किससे आ रहा है। तो आप मनी लॉन्ड्रिंग से बच सकते हैं, ब्लैक मनी मार्केटिंग से बच सकते हैं, ठीक है। और जो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। उसके पहले हम लोग एक और पॉइंट था हमारा, एनोनिमिटी इज प्रिजर्व्ड अनलेस डबल स्पेंडिंग इज अटेम्प्टेड। मतलब कि हम लोग जो पैसा को यूज़ कर रहे हैं, जो मनी को यूज़ कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि एक हाथ से दूसरे हाथ जाता है, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ जाता है। तो इस बीच में कई चरण में ये जो पैसा मूव हुआ वो हमारे गवर्नमेंट को, हमारे बैंकिंग एजेंसीज को, या फिर हमारे आरबीआई को, या डिफरेंट रिसोर्सेज को पता नहीं चल पाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही पैसा डबल स्पेंडिंग के मोड में आएगा, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह आएगा, तो हर स्टेप पे ये जानकारी पता चलती रहेगी, इसे आप छिपा नहीं सकते। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कैश सिक्योरिटी एक ट्रांसपेरेंसी भी देता है। इस ट्रांसपेरेंसी से क्या है कि आप गवर्नमेंट के टैक्सेशन पॉलिसी और को बचा पाते हैं। दूसरा है कि आप ब्लैक मार्केटिंग को ख़त्म कर पाते हैं। हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं तो ये ई कैश प्रोसेसिंग की बात की है यहाँ पे। ई कैश प्रोसेसिंग कैसे काम करता है। तो ई कैश प्रोसेसिंग में जैसा कि आप यहाँ ग्राफ में पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ एक कंज्यूमर बैठा है, यहाँ एक मर्चेंट बैठा है, और यहाँ हमारी बैंक बैठी है। तो अल्टीमेट पैसा जाना कहाँ होता है, कंज्यूमर से मर्चेंट तक। कंज्यूमर मर्चेंट को पैसा देता है, लेकिन ये पैसा डायरेक्ट कंज्यूमर से मर्चेंट तक नहीं जाकर ये पहले कंज्यूमर से कहाँ जाएगा, बैंक को जाएगा। बैंक से कहाँ जाएगा, कंज्यूमर को मैसेज जाएगा, और कंज्यूमर से फिर कंज्यूमर के बैंक अकाउंट में ही रहेगा। यहाँ भी बैंक से कंज्यूमर के अकाउंट वॉलेट में जाकर, और उसके बाद मर्चेंट को मैसेज जाएगा। तो ये एक जो सर्कुलर पाथ देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंज्यूमर से मर्चेंट तक जो पैसा जाना है वो कंज्यूमर से मर्चेंट तक ही जाएगा, लेकिन इसके बीच में एक थर्ड पार्टी बैंक एजेंसी काम कर रही है। तो थर्ड पार्टी बैंक क्या कर रही है, सबसे पहले थर्ड पार्टी बैंक क्या करेगी, मर्चेंट्स का पैसा बैंक में लेगी, और बैंक से लेकर एक मैसेज इसके वॉलेट को देगी कि आपका पैसा यहाँ वॉलेट में आ गया है। अब ये वॉलेट का पैसा जो होगा वो मर्चेंट के मैसेज में जाएगा। मर्चेंट के मैसेज से क्या होगा कि ये पैसा इसके बैंक में जाएगा, और बैंक फिर इसे मैसेज करेगा कि आपका पैसा हम आपके अकाउंट में आ गया है, ठीक है। तो ये 5-6 चरण में जो काम करता है वो इस प्रकार से काम करता है। बिना इस थर्ड पार्टी के, बिना बैंक के यह संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बैंक क्या हो गया, ये बैंक आपको और इनको आपके पैसे का मैसेज प्रदान करता है, इनके पैसे का मैसेज प्रदान करता है कि मैसेज आया या पैसा निकला, पैसा गया। दूसरा, ये ट्रांसफर में ये थर्ड पार्टी के रूप में रिस्पॉन्ड करता है।
चलिए अब आगे हम लोग इसको देख लेते हैं पॉइंट वाइज। कंज्यूमर बाय ई कैश फ्रॉम बैंक। कंज्यूमर क्या करता है, खरीदता है ई कैश। कंज्यूमर बैंक से ई कैश खरीदता है। जो पैसा आपके बैंक में पड़ा हुआ है वो बैंक से डेबिट होता है और उसके अगेंस्ट में आपको ई कैश मिलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक आप पहले बैंक में आपने पैसे के बदले में ई कैश लिया और उस ई कैश को आपने किसको दिया, मर्चेंट को दिया। मर्चेंट क्या करता है, फिर ई कैश को बैंक से बेचता है और बैंक इसके अगेंस्ट में फिर से फिजिकल नोट मर्चेंट को देती है। ये क्लियर हो गया। तो इसी पॉइंट को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। दूसरा, बैंक सेंड्स ई कैश बिट्स टू कंज्यूमर। अब ये क्या करता है, ई कैश का एक मैसेज कंज्यूमर को देता है। कंज्यूमर फिर क्या करता है, कंज्यूमर सेंड्स ई कैश टू मर्चेंट। ई कैश मर्चेंट को देता है। मर्चेंट चेक्स विथ बैंक दैट ई कैश इज वैलिड। वो अपने बैंक के से चेक करता है कि हाँ ये ई कैश वैलिड है या नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अगला जो पॉइंट है, बैंक उसको वेरीफाई करता है कि हाँ ये कैश वैलिड है और पार्टी का ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने का मैसेज देता है। तो इस प्रकार देखिए आप एक छोटा सा जो हम लोग सिंपल एक मैसेज के थ्रू पैसा विद इन अ सेकेंड मर्चेंट तक पहुंचा पाते हैं। इसके पीछे कई चरण होते हैं और किस प्रकार से यह अलग अलग चरणों में काम करता है। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। ई कैश प्रोसेसिंग के बाद अगर हम लोग बढ़े तो हम लोग पाएंगे कि ई वॉलेट क्या है। ई वॉलेट की अगर बात करें तो द ई वॉलेट इज अनदर पेमेंट स्कीम दैट ऑपरेट्स लाइक अ कैरियर ऑफ ई कैश एंड अदर इंफॉर्मेशन। तो ई वॉलेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ई वॉलेट क्या है, एक अनदर पेमेंट स्कीम है, एक ऐसा पेमेंट स्कीम है जो कि ऑपरेट लाइक अ कैरियर ऑफ ई कैश एंड अदर इंफॉर्मेशन। मतलब वो आपके पास एक्चुअली फिजिकल फॉर्म में कुछ है नहीं, वो एक कैरियर है इंफॉर्मेशन का। वो आपको सूचना देता है कि आपके पास ई कैश आया है, आपके पास से ई कैश निकला है, आपके वॉलेट में ई कैश पड़ा हुआ है। और इसको वेरीफाई कौन करता है, तो इसको वेरीफाई करता है बैंक। बैंक वेरीफाई करता है कि ये ई कैश कितना जेन्युइन है। तो कहीं ना कहीं ये ई कैश का के डेबिट होने का, ई कैश के क्रेडिट होने का मैसेज आपको बैंकों के थ्रू मिलता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दे एम इज टू गिव शॉपर्स अ सिंगल सिंपल एंड सिक्योर वे ऑफ करेंसी इलेक्ट्रॉनिकली। तो इसका ईपीएस का जो मेन एम है वो क्या है, वो है कि आपको यह सिक्योरिटी प्रदान करना कि बहुत ही सरल रूप से, जिसके पीछे इतना बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको काम करना है कि आप किसी वॉलेट में जाते हैं, नाम सेलेक्ट करते हैं, अमाउंट डालते हैं और ट्रांसफर बटन दबाते हैं और पैसा निकल जाता है। तो इसको सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए ये सारा का सारा सिस्टम काम करता है और इस सिस्टम को आप लोग बेहतरीन ढंग से यूज कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जो लोग काम कर रहे थे, जो बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था, उसकी चर्चा हम लोगों ने की। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रस्ट इज द बेसिस ऑफ ई वॉलेट एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट क्रिएट करता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के द्वारा ई वॉलेट्स में। ई वॉलेट्स में जो मैसेज आ रहा है उसमें आप कहीं किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं करते हैं कि ये हमारा मनी है या नहीं है। तो ये ट्रस्ट बिल्डअप करता है हमारा ईपीएस सिस्टम। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ई वॉलेट का प्रोसीजर क्या है। तो इसको हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। डिसाइड ऑन एन ऑनलाइन साइट वेयर यू वुड लाइक टू शॉप। तो सबसे पहले क्या है कि ई वॉलेट से आपको ये डिसीजन लेना होता है कि आप कहाँ शॉपिंग करना चाहते हैं, क्या कहाँ उसका इस्तेमाल करते हैं। डाउनलोड अ वॉलेट फ्रॉम मर्चेंट वेबसाइट। अलग अलग मर्चेंट के वेबसाइट से आप वॉलेट को डाउनलोड करते हैं। फिल आउट personal information such as your credit card and name, address, phone number and where merchandise should be shipped। दूसरा, आप अपना डिटेल्स पर, तो आप इसको अगर हम उदाहरण के तौर पर अगर समझने की कोशिश करें तो सिंपली अगर आप फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या अमेजोन का किसी भी एक साइट को ले लें तो आप पाएंगे कि आप ई वॉलेट जैसे ही उस साइट को यूज़ करते हैं तो वो आपसे आपका डिटेल्स, आपका इन्फॉर्मेशन, आपका पर्सनल अकाउंट डिटेल्स सारा कुछ कनेक्ट करने को कहता है और आपका एड्रेस लेता है। उस एड्रेस के थ्रू आप क्या किए, तो सबसे पहला काम क्या किया, आपने डिसाइड किया कि आपको एक अमेजोन पे परचेज करना है। उसके बाद उसने अमेजोन को आपने क्या किया, अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया और उसके बाद अपना एक वॉलेट कनेक्ट किया। वो वॉलेट कुछ भी हो सकता है, पेटीएम हो, नेट बैंकिंग हो, ठीक है। तो वो सेलेक्ट किया और उसके बाद
आपने अपना एड्रेस, नाम, डिटेल्स बताते हुए जिस भी प्रोडक्ट को खरीदा है, तो सीधा इसको अगर सिंपल हम लोग देख लें कि आप एक बार अगर किसी भी ई कॉमर्स साइट से कुछ भी खरीदते हैं तो ये 3 4 5 चरण काम करता है। और ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं प्रोसीजर ऑफ ई वॉलेट में आता है। इसे बहुत विशेष आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। हम लोग एपीएस सिस्टम में एक महत्वपूर्ण चीज़ देख रहे थे, स्मार्ट कार्ड्स की बात कर रहे थे। तो ये स्मार्ट कार्ड क्या है उसको देख लें। तो लिखता है और स्मार्ट कार्ड इज एनी पॉकेट साइज कार्ड एम्बेडेड इंटीग्रेटेड सर्किट्स विच कैन प्रोसेस डाटा। तो हम लोग देखेंगे अगर किसी भी स्मार्ट कार्ड को देखते हैं, स्मार्ट कार्ड मीन्स आपका जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो सारा कुछ स्मार्ट कार्ड के अंतर्गत आता है। तो हम लोग उसमें क्या पाते हैं, उसमें एक नीचे एक ब्लैक कलर की पट्टी लगी हुई होती है जिसे मैग्नेटिक पट्टी कहा जाता है। उसके अंदर आपका डाटा इन्फॉर्म होता है। अभी नया स्मार्ट कार्ड जो आ रहा है उसमें सिम कार्ड की तरह चिप लगा हुआ होता है जिसमें आपका सारा का सारा डाटा स्टोर्ड होता है। उस डाटा को स्कैन करके आप किसी कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट है, दिस इम्प्लीज दैट रिसीव इनपुट विच इज प्रोसेस्ड एंड डिलीवर्ड एज एन आउटपुट। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं इस स्मार्ट कार्ड को आप जब स्वाइप करते हैं, कहीं यूज़ करते हैं, तो वो आपके अगेंस्ट में आपके बैंक के थ्रू पैसा डिलीवर करता है और एक आउटपुट क्रिएट करता है पैसे का, जिससे कि आप सर्विस को होल्ड कर पाते हैं। तो सिंपली एक कार्ड है जो ईपीएस सिस्टम को कैरी करने के लिए बना हुआ है। ये काफ़ी सिक्योर होता है, बिना आपके इजाज़त के, बिना आपके पिन के, बिना आपके मोबाइल के ओटीपी की यह पैसा कहीं ट्रांसफ़र नहीं होने देता है। तो ये सारी जो सिक्योरिटी है वो भी ईपीएस के द्वारा प्रदान की जाती है। उसके बाद हम लोग स्मार्ट कार्ड की प्रोसेसिंग, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा है ईपीएस में कैसे प्रोसेसिंग होता है, वॉलेट्स की प्रोसेसिंग कैसे होती है, तो बिल्कुल उसी प्रकार का एक ग्राफ हमारे पास यहाँ भी आ गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तस्वीर में, जैसा कि आपको दिखेगा, एक क्या है, एक बैंक है, एक हमारा बैंक हो गया, बैंक के बाद एक हमारा वेंडर हो गया, एक हमारा यूज़र हो गया, और एक जगह पे स्मार्ट कार्ड हो गया। अब जैसे ये हमारा वेंडर क्या कर रहा है, सबसे पहले बैंक को अप्रोच करता है कि हमें एक स्मार्ट कार्ड चाहिए। बैंक इसके अगेंस्ट में इसके पास जितना कुछ पैसा जमा है उसके अगेंस्ट में उसे एक स्मार्ट कार्ड प्रदान करती है। अब स्मार्ट कार्ड से यह क्या करेगा, स्मार्ट कार्ड से किसी वेंडर को पेमेंट करेगा, वेंडर इसके अगेंस्ट में इसे क्या करेगी, प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी, और वेंडर को जो पेमेंट आया है फिर से उस बैंक में चला जाएगा। तो ये सारा कुछ स्मार्ट कार्ड के थ्रू किया जा सकता है। तो इसमें भी आप देखिए एक थर्ड पार्टी जो है वो बैंक इंटरनेट मोडेक्स के रूप में काम करती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट कार्ड के बाद अगर हम लोग बात करें तो स्मार्ट कार्ड डेबिट कार्ड था, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का स्वरूप है वो क्रेडिट कार्ड्स है। इस क्रेडिट कार्ड में भी आप देखेंगे तो बिल्कुल उसी प्रकार से बैंक ही काम करता है, और बैंक जो है आपको आपके क्षमता के आधार पर एक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मीन्स कि आपके अकाउंट में पैसा हो या ना हो, वो एक अमाउंट बताता है कि आप 50,000, 1,00,000, 5,00,000 जो आपकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसके आधार पर एक अमाउंट देता है जिसे आप प्लास्टिक कार्ड के थ्रू कहीं भी पे कर पाते हैं। तो चलिए एक बार डेफिनेशंस को एलोबरेट कर लेते हैं। इट इज़ अ प्लास्टिक कार्ड हैविंग अ मैग्नेटिक नंबर एंड कोडिंग ऑन इट। तो हम लोग जैसे अभी चर्चा किए हैं कि कार्ड के पीछे एक काले कलर की पट्टी लगी हुई होती है, एक सिम कार्ड जैसा चिप लगा हुआ होता है, जो कि उसमें मैग्नेटिक नंबर रहता है, उसमें कुछ कोड्स होते हैं जो कि आपके अमाउंट को, आपके डाटा को इंक्रिप्ट करके रखते हैं। इट हैज़ सम फिक्स्ड अमाउंट टू स्पेंड। मैंने पहले ही बताया कि वो एक लिमिट प्रदान करता है बैंक कि आप इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। कस्टमर हैज़ टू रीपे द स्पेंड अमाउंट आफ्टर सम टाइम। हम लोगों ने इसकी भी चर्चा की है कि आपको 30 से 40 दिन का समय दिया जाता है, और 40 दिन के अंदर में आपको इस पैसे को फिर से उस क्रेडिट कार्ड कंपनी को रीपे कर देना होता है। चलिए क्रेडिट कार्ड बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसके यूज़र हैं, इसको बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है हम लोग का। अब प्रोसेसिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड की बात करें तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि 2-3 चरण में चर्चा की गई थी। यहाँ कुछ चरण को बढ़ा दिया गया है। यहाँ देखिए एक हमारा कस्टमर है, कस्टमर क्या करेगा, इंटरनेट का यूज़ करेगा, उसके बाद मर्चेंट के वेबसाइट को यूज़ करेगा,
उसके बाद यहाँ पर बैंक नेटवर्क का यूज़ होगा। बैंक नेटवर्क जो क्रेडिट कार्ड की यूज़र है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड वगैरह, जो थर्ड पार्टी, ये एक्चुअली बैंक नहीं है, बैंक और हमारे बीच में एक वेंडर काम करती है ताकि एक बैंक को दूसरे बैंक का डाटा नहीं मिल सके, इसके लिए यह काम करती है। और ये आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। सिर्फ मनी ट्रांसफ़र ही होता है, यहाँ डाटा नहीं मिलता है कि हाँ आपके पास कितना पैसा है, आपके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है। एक बैंक से दूसरे बैंक को डाटा प्रोवाइड नहीं होता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कैसे एक नंबर पे कंज्यूमर से इंटरनेट से मर्चेंट के वेबसाइट से फिर वीज़ा नेटवर्क को, और वीज़ा नेटवर्क से बैंक में जाता है, और बैंक से फिर वापस यह मर्चेंट वेबसाइट तक मैसेज जाता है कि हाँ आपका पैसा प्राप्त हो गया। मर्चेंट वेबसाइट फिर कंज्यूमर को बताता है कि हाँ मुझे पैसा मिल चुका है, और इस प्रकार से सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो ये एक सिंपल सा एक सर्कुलर पाथ है जिसमें कि आप देखते हैं कि कैसे आपका डाटा और आपका पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, कैसे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड हो पा रही है। चलिए अब हम लोग रिस्क की बात करें कि क्रेडिट कार्ड में क्या रिस्क है क्या नहीं है। तो ऐसा कुछ रिस्क नहीं है, ये जानकारी का खेल है। अगर आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी है तो कोई रिस्क नहीं है, अगर जानकारी नहीं है तो थोड़ी रिस्क है। इसीलिए हम लोगों ने आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए यह वीडियो बनाया है, और मुझे लगता है कि इसका लाभ कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो पहला रिस्क है ऑपरेशनल रिस्क। अगर आप उसका ऑपरेशन प्रॉपर नहीं समझते हैं तो निश्चित रूप से रिस्क हो सकता है। जैसे हमको किसी भी प्रकार का OTP किसी को नहीं बताना है, अपने पिन कार्ड को किसी को नहीं देना है, इन सारी चीज़ों को आप बताएं। दूसरा जो क्रेडिट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क का मतलब कि अगर आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन नहीं है, जैसे आपको उसने 40 दिन का समय दिया है कि 40 दिन के अंदर आपने अपने स्पेंड को किए हुए अमाउंट को फिर से रीपे कर देना है। अगर आप वो रीपे नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को क्रेडिट रिस्क है। तीसरा है लीगल रिस्क। लीगल रिस्क भी है। लीगल रिस्क का कहीं ना कहीं क्रेडिट रिस्क से ही आता है। जैसे आप मान लीजिए कि आप कहीं डिफ़ॉल्टर होते हैं, इसको टाइम पे ही पे करने से तो आपको लीगली ये कई सारे बाउंडेशन में लाता है, आपके सिविल को ख़राब करता है, आपके ऊपर चार्ज कर सकता है, डिफरेंट टाइप के फाइन्स कर सकता है। तो ये सारा रिस्क क्रेडिट कार्ड के यूज़ में है, जबकि ये सारे रिस्क डेबिट कार्ड के यूज़ में नहीं है, क्योंकि डेबिट कार्ड में आप अपना पैसा खर्च करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप अगर फाइनेंशियली डिसिप्लिन है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेहतर हो सकता है, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करते हैं तो यह आपके लिए रिस्की हो सकता है। अब हमारा जो अगला है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। EPS के पीछे और EPS में विश्वास बनाए रखने के लिए जो काम करती है उसे हम लोग सेट प्रोटोकॉल कहते हैं। ये सेट प्रोटोकॉल ही कहीं ना कहीं आपको EPS पर विश्वास करने के लिए बाध्य करता है, और आप EPS पर विश्वास कर पाते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें एक तरह से कहें कि जितने थर्ड पार्टी हैं वही काम करता है एक विश्वास क्रिएट करने के लिए, और कुछ EPS के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको इस सेट प्रोटोकॉल को मेंटेन करने के लिए बाध्य करता है, या आप उस पर विश्वास कर पाते हैं क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काम कर पाती है। जैसे हम लोग अगर बैंक पर विश्वास करते हैं तो उसके पीछे RBI काम कर रहा होता है। अगर हम लोग UPI पर विश्वास करते हैं